नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे चेन्नई और हैदराबाद, करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राजधानी में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, किराया बढ़ाने की गई सिफारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की एजेंसी को दी सलाह। और योगी का पहला बजट आज 6.10 लाख करोड़ का हो सकता है आका। और घाटी में प्रदर्शन के बाद कई जगह पत्थरबाजी, घंटों बाद मोबाइल इंटरनेट बहाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और हैदराबाद का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित भी करेंगे। इसके लिए आज चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस परियोजना की कुल लागत जो है वो 31,400 करोड़ रुपए आकी गई है और इनमें रेल, सड़क, बंदरगाह विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसमैन के जो है 20वें स्थापना दिवस समारोह में शरीक भी होंगे। उल्लेखनीय है कि 20 वर्ष पहले 2 दिसंबर 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ISB का उद्घाटन किया था। आज यह देश के प्रमुख प्रबंध संस्थानों में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को शाम 5:15 बजे हैदराबाद से चेन्नई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रमों की शुभारंभ करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विभिन्न रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का और केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले साल जो है अन्ना द्रमुक को मात देकर द्रमुक के सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला आधिकारिक दौरा है। राष्ट्रीय राजधानी में अब ऑटो और टैक्सी में यात्रा करना महंगा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार यदि किराया संशोधन समिति के सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है तो लोगों की जेब पर बोझ बढ़ना निश्चित है। समिति ने किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो और टैक्सी किराए में संशोधन करने वाले दिल्ली सरकार की समिति ने ऑटो रिक्शा के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपए और टैक्सियों के किराए में 60% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इस समिति ने दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर पिछले महीने दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी किराए में संशोधन के लिए समिति का गठन भी किया था। अब इस सिफारिशों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कुछ ऑटो यूनियन ने समिति से मिलकर ऑटो किराए में भारी वृद्धि करने पर भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि ऑटो के किराए में ज्यादा इजाफा होने से कैब ऑपरेटर के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि वे यात्रियों को रियायती दरों की पेशकश करते हैं। कुछ यूनियनों का कहना है कि किराया बढ़ाने के बजाय उन्हें CNG पर सब्सिडी दी जाए। इससे पहले 2019 में ऑटो का किराया बढ़ाया गया था। टैक्सी में किराए में अंतिम बार 2013 में संशोधन हुआ था। ऑटो के लिए मौजूदा मीटर डाउन चार्ज 25 रुपए और पहले 1.5 किलोमीटर के बाद 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर किराया लगता था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट चार्ज लगता था, जो कुल किराए का 25% होता है। टैक्सी में पहले जो है किलोमीटर के लिए 25 रुपए और जबकि उसके बाद के प्रति किलोमीटर के लिए 15.50 रुपए नॉन AC के लिए देना होता है। वहीं AC टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर 16.50 रुपए का भुगतान करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों को अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा बनाना चाहिए। बैठक में 8 परियोजनाओं और एक कार्यक्रम सहित एजेंडा के 9 विषयों की समीक्षा भी की गई। 8 परियोजनाओं में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्रालय में प्रत्येक की 2 परियोजनाओं के साथ साथ बिजली मंत्रालय तथा जल संसाधन, नगदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की एक परियोजना शामिल थी। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए है, जो कि 14 राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और झारखंड से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब संरचना क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी जैसे सड़क और रेलवे अमृत सरोवर के तहत विकसित किए जा रहे हैं।
जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा तैयार करें। यह एक जीत की स्थिति होगी, क्योंकि अमृत सरोवर के लिए खोद का निकाली गई सामग्री का उपयोग एजेंसियों द्वारा सिविल कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन कार्यक्रम की भी समीक्षा की। मार्ग अधिकार आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और एजेंसियों को केंद्रीकृत गति शक्ति संचार पोर्टल का लाभ उठाने के लिए सुझाव भी दिया गया। इससे मिशन के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्हें आम लोगों के लिए जीवन यापन में आसानी को बढ़ाने के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए भी काम करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश कर रहे हैं। बजट में हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को निभाने पर जोर दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए पार करने की संभावना जताई गई थी, जिसे पार किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछला बजट 5,50,270 करोड़ रुपए का था। सुरेश खन्ना ने बजट को अंतिम रूप दिया है। सदन में पेश किए जाने से पहले बजट को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा और सत्ताधारी दल भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी भी किया था। सूत्रों का कहना है कि इस बजट में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर ध्यान दिया गया है। ज्यादातर वादों पर अमल की घोषणा किसी न किसी रूप में किए जाने की उम्मीद है। करीब 6.10 लाख रुपए करोड़ के बजट प्रस्ताव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास कार्यों और नई योजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आतंकी फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कई हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। शहर के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। इस बीच एहतियात के तौर पर मध्य व दक्षिण कश्मीर में कई घंटे बंद रहने के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा देर रात बहाल कर दी गई। यह कदम शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने के लिए अफवाह फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया था। श्रीनगर के मैसूरा इलाके में यासीन मलिक का घर है और यहां पर यासीन के कई समर्थक रहते हैं। उसे सजा मिलने को लेकर यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं बुधवार को श्रीनगर के कुछ इलाकों में बंद की स्थिति भी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। उधर दिल्ली में विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन को 19 मई को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत सभी आरोप का दोषी ठहराया। यासीन मलिक के केस में सुनवाई को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। सुनवाई शुरू हुई तो एनआईए ने दोषी मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की, जिस पर यासीन ने कहा कि फैसला अदालत के विवेक पर छोड़ता हूं। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं फांसी स्वीकार करूंगा। अगर जांच एजेंसियां साबित कर दें कि मैं आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा हूं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे चेन्नई और हैदराबाद, करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राजधानी में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, किराया बढ़ाने की गई सिफारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की एजेंसी को दी सलाह। और योगी का पहला बजट आज 6.10 लाख करोड़ का हो सकता है आका। और घाटी में प्रदर्शन के बाद कई जगह पत्थरबाजी, घंटों बाद मोबाइल इंटरनेट बहाल। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए तेलंगाना की हर मस्जिद की खुदाई की जाएगी। राम राज्य आने पर उर्दू पर पाबंदी लगाई जाएगी। बुधवार को करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में सांसद बंडी ने यह भी कहा कि देश में बम धमाके इसलिए होते हैं क्योंकि मदरसे आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं।
उनकी पहचान होना चाहिए। भाजपा नेता ने AIMI के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि जहां भी मस्जिद परिसर की खुदाई की जाती है वहां शिवलिंग मिलते हैं। हम राज्य में सभी मस्जिदों को खोदेंगे। अगर शव बरामद हुए तो आप जो है इसका दावा करें। यदि शिवलिंग मिले तो मस्जिद हमें सौंप दें। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? जो है बुधवार को आयोजित उक्त यात्रा में सांसद बंडी ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म कर अजा जजा और अन्य को प्रदान करेगी। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण को खत्म करने का भी संकल्प जताया। भाजपा नेता बंडी संजय ने सवाल किया कि यदि हमारी बहनों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जाता है तो उनसे धोखा किया जाता है, तो ऐसे में क्या हम चुप रहेंगे? हिंदू समाज गरीबों के धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में करीमनगर में आयोजित हिंदू एकत्र यात्रा को संबोधित करते हुए बंडी ने कहा कि जो भी लव जिहाद की बात करेगा वह लाठी खाएगा। हम धर्मांतरण के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने नाम के साथ एक बदलाव किया। मकसद है भाजपा के राष्ट्रवाद को टक्कर देना। आज देश में जब भी कुछ ऐसा होता है जिसमें केंद्र सरकार और भाजपा घिरती हुई दिखाई देती है तो वहां राष्ट्रवाद का नाम लेकर विपक्षी दलों के विरोध को शांत कर दिया जाता है। हर जगह भाजपाई राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच अपने नाम के आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि मूल स्वरूप में कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही कहा जाता है। स्थापना समय जो है यही नाम रखा गया था। बाद में पार्टी नेता कांग्रेस नाम का इस्तेमाल करने लगे। कांग्रेस पार्टी को समझने वाले जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने अब भाजपाई राष्ट्रवाद की काट खोज निकाली है। आजादी के अलावा 1968, 1965 व 1971 की लड़ाई कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में जीती गई, मगर आज डंका पीएम मोदी का बज रहा है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का मंत्र उसे न केवल भाजपाई राष्ट्रवाद के मुकाबले में ला देगा बल्कि 2024 की राह भी दिखा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे व कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चीनी वीजा घोटाले में पूछताछ के लिए वे आज सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई जटिल सवाल पूछे गए। हालांकि सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले वे मीडिया से भी मुखातिब हुए और उनके ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मैंने एक भी चीनी नागरिक को वीजा दिलाने में मदद नहीं की है। आपको बता दें कि इससे पहले वह INX मीडिया मामले में जेल भी जा चुके हैं। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों के वीजा बनाने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम व अन्य के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया था। और इस मामले में बीते दिनों कार्तिक व उनके पिता पूर्व वित्त मंत्री गृह मंत्री जो है पी चिदंबरम के आवास पर सीबीआई द्वारा छापे मारे गए थे। आरोप है कि 2011 में जब कार्तिक के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तब पंजाब में काम कर रही एक चीनी कंपनी के लोगों को कथित तौर पर अवैध तरीके से वीजा दिलवाया गया था। मामले में कार्तिक के करीबी भास्कर रमन के जरिए रिश्वत की रकम की हेराफेरी भी की गई। चीनी कंपनी के लोगों ने रमन के जरिए ही कार्तिक से संपर्क साधा था। मामले में सीबीआई ने रमन को गिरफ्तार कर लिया। वह सीबीआई रिमांड पर है। कार्तिक चिदंबरम को भी सीबीआई के सामने आज पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। भारतीय नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इसके तहत सतह से हवा में मार करने वाली एंटी सबमरीन स्टील्थ फ्रिगेट रोधी स्टील से निचली सतह पर स्थित एक लक्ष्य पर निशाना साधा गया। नौसेना ने कहा है कि यह हिट फर्स्ट हिट हार्ड यानी कि पहले मारो और करारा मारो के अपने मंत्र की दिशा में एक और कदम है। पनडुब्बी रोधी यह मिसाइल दुश्मन पर छुपकर वार करने में भी सक्षम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से आंगनवाड़ी से जुड़कर जन आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आंगनवाड़ी गोद ले अभियान क्यों शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र को निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का
महायज्ञ चल रहा है, उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बच्चों को स्वस्थ रखने का जो है सुशिक्षित रखने का माध्यम है, उनसे बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है, सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं जुटा रही है, लेकिन समाज की कोई भी जवाबदेही है। सीएम ने सवाल करते हुए कहा कि मेरी आपकी और अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी जो है वो नहीं है क्या, और इसलिए हमने सोचा कि आंगनवाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनवाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया है। कई लोगों ने आंगनवाड़ी गोद भी लिया है, लेकिन केवल एक व्यक्ति आंगनवाड़ी गोद क्यों ले, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी तो आंगनवाड़ी से जुड़े। सीएम ने कहा कि आंगनवाड़ी में संपूर्ण पोषण आहार मिले, शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेल कूद की जो व्यवस्था है उसको भी किया जाए। आज इसी आवश्यकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मैं यह बताते हुए भावविभोर हूं कि लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौने से ट्रक भर गया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे चेन्नई और हैदराबाद, करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राजधानी में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, किराया बढ़ाने की गई सिफारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की एजेंसी को दी सलाह। और योगी का पहला बजट आज 6.10 लाख करोड़ का हो सकता है आका। और घाटी में प्रदर्शन के बाद कई जगह पत्थरबाजी, घंटों बाद मोबाइल इंटरनेट बहाल। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनए टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान पर चीनी हमले की स्थिति में सीधे दखल की चेतावनी के बाद भी चीनी सेना ने ताइवानी क्षेत्र के पास सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना ने बुधवार को रूस के साथ क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का दावा किया है और इस माह में चीन द्वारा की गई यह तीसरी घटना है। इससे पहले चीनी नौसैनिक पोत जापान की समुद्री सीमा में जो घुस गए थे और ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि चीन के विमान नियमित रूप से सीमा का उल्लंघन करते आ रहे हैं। इससे पहले पीएलए ने 10 मई को ताइवान के पास 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था, और जबकि यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर ताइवान ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि उसे चीन से हमले का खतरा है। उधर चीनी विमानों ने भी इस सप्ताह ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसका ताइवान की वायुसेना ने जवाब देते हुए अपने क्षेत्र से दूर जाने को कहा और रक्षा विमान उड़ाए। उत्तर कोरिया ने बुधवार को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया है और इनमें से एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। दक्षिण कोरिया अधिकारियों ने दावा किया है कि मिसाइल प्योयांग के सुनान इलाके में 1 घंटे से भी कम समय के अंदर से दागी गई है। उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें ऐसे वक्त में दागी हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 दिनी एशियाई दौरे से लौटे हैं और पिछले 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया द्वारा किया गया यह पहला परीक्षण है।
भाजपा के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण खत्म कर देगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे वर्गों को लाभ देगी। सांसद बंदी संजय कुमार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विरुद्ध काम करने के प्रति भी संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है, तो हम क्यों चुप रहे? अगर गरीबों को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जाएगा तो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा के दौरान कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग लव जिहाद का नाम लेंगे उन्हें लाठी मिलेगी और हम धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र किया और कहा कि निजाम शासन के दौरान रजाकारों द्वारा हिंदू समाज के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर छद्म धर्म निरपेक्षवादियों की आंखें खोलने के लिए जल्द ही रजाकार फाइल्स फिल्म भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर उन मदरसों पर तेलंगाना में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जहां कथित तौर पर गैर कानूनी गतिविधियां हुई थी। अपने मजबूत हिंदुत्व विचारों के लिए जाने जाने वाले कुमार ने यह भी कहा कि जब राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी तो अल्पसंख्यक आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में आज शपथ लेंगे। उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राजपुर रोड स्थित राजनिवास में गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जानकारी के अनुसार राजनिवास में सुबह करीब 11 बजे सक्सेना शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए और दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल चुना गया है। सक्सेना कॉर्पोरेट जगत से दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। आमंत्रित अतिथियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली कैबिनेट, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, दिल्ली के सभी सांसद और राज्यसभा सांसदों सहित प्रमुख नौकरशाह भी मौजूद रहे। पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद दिल्ली की बेहतरी के लिए निर्णय लेना भी अब वो शुरू करेंगे। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है। कानून व्यवस्था, जमीन, पुलिस एवं सेवाएं उपराज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार के पास आती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपराज्यपाल अध्यक्ष भी होते हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग में चेयरमैन के रूप में कार्य करने का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने कई प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं। पद्म अवार्ड के पैनल में भी अपनी भूमिका निभाई। उनका जन्म 23 मार्च 1958 में हुआ था। दुनिया में कोरोना का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि मंकी पॉक्स नाम के वायरस ने डराना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर लोगों को चेतावनी भी दी है। 12 से ज्यादा देशों में इस वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत में अभी इसके मामले सामने नहीं आए, लेकिन केंद्र सरकार इसे लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने के लिए कह चुकी है। वहीं कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है कि भले ही मंकी पॉक्स कोविड जितना संक्रामक या गंभीर नहीं है, हालांकि इसका फैलाव चिंता का विषय है, जिसके लिए हम कई ठोस कदम भी उठा रहे हैं। मॉनसून से पहले देश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई राज्यों में मध्य से लेकर भारी बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां लगातार 4 दिनों से मौसम सुहाना है। वहीं यहां आज भी आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के सितम के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 28 मई तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं राज्य के 20 से अधिक जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, सीतापुर, बहराइच, कौशाम्बी में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में पिछले सप्ताह जमकर बारिश हुई थी और अब एक बार फिर 28 मई से 30 मई के बीच भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। सुपौल, मोतिहारी, अररिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया में भी बारिश की उम्मीद है। अन्य भागों में कुछ कम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे चेन्नई और हैदराबाद, करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। राजधानी में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी, किराया बढ़ाने की गई सिफारिश। प्रधानमंत्री मोदी ने 40वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की एजेंसी को दी सलाह। और योगी का पहला बजट आज 6.10 लाख करोड़ का हो सकता है आका। और घाटी में प्रदर्शन के बाद कई जगह पत्थरबाजी, घंटों बाद मोबाइल इंटरनेट बहाल।